तो आज अपन टीपी में सेक्शन 111 से करते हैं। 110 तक हमने पहले किए थे। आज हम देखते हैं सेक्शन 111 क्या कहता है। सेक्शन 111 कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, यानी पट्टे का प्रियवेशन कब होता है, यानी पट्टा कब समाप्त हो सकता है, या पट्टे की जो संविदा है या पट्टे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब खत्म हो सकता है। इसमें 7-8 जी तक दिए हुए हैं, नहीं सॉरी एच तक दिए हुए, एच तक पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें बताया है कि पट्टा कब समाप्त हो सकता है, पट्टे की संविदा कब समाप्त हो सकती है। पहला पॉइंट कि अगर कोई समय बताया कि कह दिया कि 2 साल तक, तारीख बता दी कि इतनी साल तक पट्टे की संविदा करते हैं, निश्चित समय हो, तो वो निश्चित समय बीत जाए, यानी परिसीमित समय है, टाइम पीरियड निश्चित किया हुआ था कि 2 महीने, 5 महीने, 5 साल, जितने भी टाइम निश्चित था कॉन्ट्रैक्ट में, पट्टे की जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसमें, और वो टाइम पीरियड बंद बीत जाता है, खत्म हो जाता है, तो पट्टे की संविदा अपने आप खत्म हो जाती है। दूसरा कि जहां पे कोई घटना का घटित होने के लिए शर्त थी कि 5 साल बाद में या 2 साल बाद में, या जब भी ये घटना घटित होगी तब पट्टे की संविदा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वो घटना घटित होने पर, चाहे वो 2 दिन बाद घटित हो जाए, चाहे वो 2 महीने बाद घटित हो, चाहे वो 2 साल बाद घटित हो, यानी जब पट्टे की संविदा की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की जाती है, तो ये शर्त रख दी जाती है कि अगर कोई निश्चित घटना घटित होगी तो पट्टे की संविदा समाप्त हो जाएगी। तो वो घटना जैसे ही घटित होती है पट्टे की संविदा समाप्त हो जाती है। तीसरा कह रहा है कि जहां पर पट्टाकर्ता का हित ही खत्म हो जाता है कोई घटना घटित होने से, यानी ए जो पट्टाकर्ता है, अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसका हित क्या है, उस संपत्ति से हित ही चला जाता है। तो अब उसका हित ही नहीं रहा, तो वहां पर क्या है, जैसे ही वो घटना घटित होगी या वहन करने की उसकी शक्ति क्या है, सीमित हो जाएगी या रहती नहीं है। तो जब अधिकार ही नहीं है तो पट्टे की संविदा भी समाप्त हो जाती। चौथा पॉइंट आ रहा है कि जब पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के अधिकार किसी एक व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं, दोनों व्यक्तियों के अधिकार, यानी पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के हित क्या है, एक ही व्यक्ति में समाहित हो, या तो पट्टेदार में या पट्टाकर्ता, दोनों के अधिकार किसी एक व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं, तो पट्टे की संविदा समाप्त हो जाती है। क्योंकि पट्टे की संविदा में 2 पक्षकार तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर दोनों के हित के एक व्यक्ति में आ जाते हैं, तो यहाँ पर पक्षकार नहीं है, इसलिए पट्टे की संविदा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है अभिव्यक्त, एक्सप्रेस वो सरेंडर कर देता है, बोल के सरेंडर कर देता है कि भाई मैं अब अपना हित, पट्टेदार कहता है कि मैं अपना हित पट्टाकर्ता के पक्ष में सरेंडर करता हूं, या दोनों ही म्यूचुअल पारस्परिक करार द्वारा पट्टाकर्ता के प्रति छोड़ सकते हैं, या तो क्या उनमें एग्रीमेंट हो जाता है, या पट्टेदार कह देता है कि मैं अपना जो पट्टे की संपत्ति में जो हित है, निश्चित टाइम के या शाश्वत काल के लिए जितना भी किया, वो कह देता है मैं डायरेक्ट रूप से क्या अभिव्यक्त रूप से समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है। ठीक है, वो बोल के कहता है, तो यहाँ पर वो पट्टाकर्ता के प्रति हित छोड़ देता है। जैसे ही पट्टेदार हित छोड़ता है पट्टे की संविदा समाप्त हो जाती। नेक्स्ट आ रहा है विवक्षित सरेंडर, इम्प्लाइड सरेंडर, यानी वो डायरेक्ट तो नहीं कहता, डायरेक्ट नहीं कहता कि मैं पट्टेकर्ता के प्रति हित छोड़ता हूं अपने, डायरेक्ट नहीं कहता, अभिव्यक्त रूप से नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे कार्य करता है या कुछ ऐसा आचरण करता है जहां पर उसके आचरण से, उसके कार्य से लगता है कि इसने इम्प्लाइड रूप से, विवक्षित रूप से अभ्यर्पण या सरेंडर कर दिया है। किसके प्रति कर दिया है, पट्टाकर्ता के हित के प्रति इसने, पट्टेदार ने समर्पण कर दिया है, इम्प्लाइड रूप से कर सकता है।
नेक्स्ट आ रहा है संप्रहण द्वारा, फोरफीचर द्वारा। यानी संप्रहण क्या होता है, कब किया जा सकता है कि कोई प्रॉपर्टी पट्टा कर दी। पट्टेदार का कोई ऐसा कार्य होता है, पट्टेदार का कोई ऐसा कार्य होता है जिसके कारण क्या है, पट्टा करता। संप्रहण का अधिकार किसका है, पट्टा करता का है। फोरफीचर कब कर सकता है, पट्टेदार, सॉरी पट्टाकर्ता। पट्टाकर्ता का राइट है संप्रहण करवाने का। ये कब किया जा सकता है, इसमें तीन स्थितियां या परिस्थितियां बताई है जब पट्टाकर्ता पट्टे का संप्रहण या फोरफीचर कर सकता है। फर्स्ट आता है जहां पर कोई पट्टा इस शर्त के अधीन किया गया था कि पट्टेदार विशेष रूप से इसका यूज करेगा या विशेष तरीके से इसका उपभोग करेगा, कोई शर्त लगा दी और पट्टेदार उस शर्त का क्या है, भंग कर देता है। तो भंग, जैसे ही भंग होता है तो वहां पर वो कह देता है कि मैं पुनः प्रवेश कर सकता हूं इसमें। रिवोकेशन का अधिकार कहां पर रखा था उसने, पट्टाकर्ता पट्टे का रिवोकेशन का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। कौन से सेक्शन में रखता है, सेक्शन 42 में, कि भाई आप विशेष तरीके से इसका यूज करोगे या कोई शर्त लगा दी। अब वो शर्त का पालन नहीं करता है पट्टेदार, पट्टेदार शर्त का पालन नहीं करता है, तो पुनः प्रवेश का अधिकार किसको होगा, पट्टाकर्ता को होगा। ये पुनः प्रवेश का अधिकार अपन और भी कहीं पढ़ते हैं कि ऐसे कोई अधिकार है जहां पर केवल पुनः प्रवेश के अधिकार का अंतरण नहीं किया जाएगा, सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 में। ठीक है, तो याद आ गया कि यहाँ पर उसने विशेष शर्त लगाई और शर्त के साथ में कह दिया कि इस शर्त का पालन नहीं करोगे तो मुझे पुनः प्रवेश का अधिकार होगा। और पट्टेदार फिर उस शर्त का पालन नहीं करता है तो संपर्ण का अधिकार किसको आ जाएगा, पट्टाकर्ता को आ जाएगा। ठीक है। दूसरी शर्त ये होती है कि पट्टेदार पट्टाकर्ता के स्वामित्व को इनकार करने लग जाए और कोई अन्य व्यक्ति, मतलब वो स्वयं हकदार बनने लग जाए कि ये प्रॉपर्टी तो पट्टाकर्ता की थी नहीं, ये तो मेरी है, या किसी अन्य व्यक्ति को, कोई अन्य व्यक्ति का हक खड़ा कर देता है। यानी वो पट्टाकर्ता के मालिकाना हक या उसके स्वामित्व से इनकार करने लग जाता है और स्वयं मालिक बनने लग जाता है या किसी अन्य पर्सन को मालिकाना हक खड़ा करवाने लग जाता है जिसमें उसका लाभ हो, तो वहां पर भी पट्टाकर्ता क्या कर सकता है, संप्रहण कर सकता है। ठीक है। तीसरा आता है, तीसरी शर्त यह आती है कि पट्टेदार के दिवालिया होने पर पट्टादार दिवालिया होगा, तो जैसे ही पट्टेदार दिवालिया होगा या कोई पट्टा ये बंद करता है, पट्टे में कोई एक बात डाल दी गई है कि अगर वो घटना घटित होगी तो वो पुनः प्रवेश कर सकता, कौन, पट्टाकर्ता, पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश। तो जैसे ही दिवालिया पट्टादार दिवालिया हो जाता है या वो घटना घटित हो जाए जिसपे पुनः प्रवेश करने का अधिकार पट्टाकर्ता का, तो वो वहां पर संपहन के अधिकार का यूज कर सकता है। तो तीन शब्द याद रखने हैं कि संपहन कब हो सकता है, फॉरफीचर कब कर सकता है पट्टाकर्ता। सबसे पहले कि विशेष शर्त का पालन नहीं किया होता, शर्त को भंग कर दिया। दूसरा आता है कि वो स्वयं हकदार बनने लग जाए, कौन, पट्टेदार। तीसरी बात आती है कि पट्टेदार अगर दिवालिया हो जाए और पट्टे की शर्त में किसी घटना के घटित होने पर, किसी घटना के घटित होने पर पुनः प्रवेश का अधिकार डाला गया है और वो घटना घटित हो जाती है तो पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकता है, यानी संप्रहण कर सकता है। और लास्ट आता है सूचना द्वारा। सूचना द्वारा पट्टे के प्रिवेशन की सूचना, यहाँ पर इसको एक पॉइंट है जो उसमें ये जो H पॉइंट है, सूचना द्वारा भी पट्टे का प्रिवेशन हो सकता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन हो सकता है। तो अब ये सूचना कौन देगा, किसको देगा, तो इसको लैंग्वेज पढ़ने से ये पता चलता है कि
पट्टे का पर्यवेक्षण करने या पट्टे पे दी गई संपत्ति को छोड़ देने या छोड़ देने की आशय की। या तो क्या है, पट्टे का पर्यवेक्षण करने कौन करवाएगा, सूचना कौन देगा, पट्टाकर्ता देगा कि भाई मैं पट्टे का पर्यवेक्षण करना चाहता हूं, या संपत्ति को छोड़ देने की आशय की पट्टेदार देगा। यानी दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को सूचना के द्वारा पट्टे की संविदा को फॉर डिटर्मिनेशन या उसका पर्यवेक्षण या उसको समाप्त करवा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से शब्द याद रखने, फर्स्ट आता है कि समय बीत गई, दूसरा पॉइंट आता है कि घटना घटित हो गई, ठीक है, तीसरा आता है कि पट्टाकर्ता का हित ही समाप्त हो गया, चौथा आता है कि दोनों के अधिकार किसी एक व्यक्ति में निहित हो जाए, दोनों के अधिकार किसी एक व्यक्ति में निहित हो जाए। ये आरजेएस मेन में भी पूछा गया रिटर्न में, बड़े वाले क्वेश्चन में, ठीक है। पांचवा आता है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस रूप से वो सरेंडर करता है। छठा आता है इम्प्लाइड सरेंडर करता है। सातवां आता है संप्रहण द्वारा, और आठवां आता है सूचना। ये 8 शब्द याद करने अपने को, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या है, पट्टे की संविदा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। अब आता है सेक्शन 112। सेक्शन 112 कह रहा है कि संप्रहण का अभितेजन कब किया जा सकता है, कि संप्रहण का अधिकार किसका है, पट्टाकर्ता का है, लेकिन इसको त्यागा कब जा सकता है या उसका अभितेजन कब किया जा सकता है। इसमें क्या है बताया कि सेक्शन 111 के खंड जी में क्या है, संप्रहण होता है और उस भाटक पट्टाकर्ता को पता है कि मैं संप्रहण कर सकता हूं मेरे, क्योंकि उसने क्या शर्त का पालन नहीं किया, फिर भी वो क्या है, पट्टेदार क्या है, उसे किराया देता रहता है, भाटक देता रहता है और पट्टाकर्ता उसको किराए को लेता रहता है, ठीक है। संप्रहण की तिथि से शुद्ध हो गया और उसे पता है कि मेरे संप्रहण करने का अधिकार है, फिर भी पट्टेदार उसको किराया दे रहा है और पट्टाकर्ता क्या है, उसको लेता ही जा रहा है। या क्या करता है, कोई भाटक का करस्थम हो गया, कुर्की हो गई, या अन्य कोई कार्य ऐसा कर रहा है, पट्टाकर्ता कर रहा है या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे ये मालूम लगता है या ऐसे लगता है उस कार्य से कि ये दोनों ही पक्षकार क्या है, पट्टे की संविदा को चालू रखना चाहते हैं। अगर ये 3 काम करता है वो क्या, फर्स्ट तो किराया वसूल करता रहता है, भाटक आ रहा है, भाटक को संप्रहण की सूचना है उसको, फिर भी किराया वसूल करता रहता है, या भाटक के लिए करस्थम कुर्की की जा चुकी है, या अन्य कोई कार्य ऐसा करता है जिससे ये दर्शित होता है कि वो पट्टे की संविदा को क्या है, संप्रहण द्वारा समाप्त नहीं करना चाहता, बल्कि क्या है, चालू रखना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है। तो वहां पर ये 3 कार्यों में से अगर कोई भी एक कार्य पट्टाकर्ता करता है तो माना जाएगा कि उसने संप्रहण करने के अपने अधिकार का त्याग कर दिया है, अभितेजन कर दिया, त्याग कर दिया। लेकिन इसमें एक परंतु का है कि उसने क्या है, उसको संप्रहण के अधिकार है किसका, पट्टाकर्ता का। संप्रहण के आधार पर क्या है, वो क्या है, बेदखली का वाद लेके आता है कोर्ट में। पट्टाकर्ता कहता है कि ये खाली नहीं कर रहा, जबरदस्ती इसने कब्जा कर रखा है, पट्टे के पे दिया था, अब ये कहता है मैं मालिक हूं और ये खाली नहीं कर रहा। तो क्या पट्टाकर्ता बेदखली के लिए वाद लिखे आता है, और वाद लाने के बाद में अगर पट्टेदार उसको किराया देता रहता है और वो लेता रहता है, पट्टाकर्ता लेता रहता है, तो वहां पर संप्रहण के अधिकार का अभितेजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वाद उसने संस्थित कर दिया, उसने तो अपने अधिकार की मांग कर ली, लेकिन आपकी गलती है, पट्टेदार की गलती है कि वो वापस उसे किराया दे रहा है और वो लेता रहता है। तो अगर इस प्रकार वो किराया लेता रहता है तो वहां पर संप्रहण के जो अधिकार है उसका अभितेजन नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर आ रहा है सेक्शन 113,
कि छोड़े जाने की संसूचना के द्वारा भी क्या होता है, पट्टे का पर्यवसन होता है। अब सूचना का अभित्यजन या सूचना का कब माना जा सकता है कि वेवर ऑफ नोटिस टू क्वाइट। अब मान लो किसी ने कहा, एक पक्षकार, पट्टे के दो पक्षकार हैं, उनमें से कोई एक पक्षकार कहता है कि मैं पट्टे की संविदा को आगे चालू नहीं रखना चाहता। तो जिस व्यक्ति को सूचना भेजी है, चाहे पट्टा करता है चाहे पट्टेदार है, अगर जिसको भेजी है और उसने अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से सहमति दे दी कि नहीं मैं तो पट्टे की संविदा को चालू रखना चाहता हूँ, या उसे देने वाले यानी सहमत जिस व्यक्ति को सूचना दी गई है उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे ये मालूम चलता है या उनका आशय प्रकट होता है कि ये पट्टे की संविदा को खत्म नहीं करना चाहते या इसको समाप्त नहीं करना है। पहले तो क्या भेजी, सूचना भेजी कि हम पट्टे की संविदा को खत्म करना चाहते। जिस पक्षकार को भेजी उसने क्या है कि सहमति दे दी कि नहीं मैं तो पट्टे की संविदा को समाप्त नहीं करूंगा, या उसने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे ये प्रतीत होता है कि वो पट्टे की संविदा को चालू रखना चाहता है, तो वहां सूचना का अभित्यजन माना जाएगा कि ऐसी कोई सूचना भेजी ही नहीं गई थी। अब आ रहा है सेक्शन 114 कि भाटक का संदाय न करने के कारण संप्रहण से मुक्ति। मान लो पट्टेदार किराया नहीं दे रहा है, जैसे मंथली या सालाना जो भी तय हुआ उनके बीच में, वो किराया भुगतान नहीं करता, तो पट्टाकर्ता क्या करता है, संप्रहण करवाएगा कि भाई इसने अभिव्यक्त रूप से शर्त थी कि ये भुगतान करेगा, किराया भाटक देता रहेगा, इस शर्त का भंग करते हैं वो संप्रहण के लिए क्या करके आता है, बेदखली का वाद लिख के आता है। पट्टाकर्ता पट्टेदार के विरुद्ध क्या लेके आता है, बेदखली का वाद लेके आता है। वाद लाने के बाद में अगर पट्टेदार वो भाटक जो मूल जो भाटक था वो प्लस उसमें ब्याज प्लस उसे जो वाद संस्थित करने में या जो भी खर्चे लगे, ठीक है, क्या क्या चीजें, भाटक प्लस ब्याज प्लस जो खर्चे वाद संस्थित करने में लगे वो न्यायालय में जमा करा देता है, या कोई ऐसी प्रतिभूति दे देता है कि भाई मैं ये जो मूलधन यानी भाटक प्लस ब्याज प्लस जो खर्चे लगे हैं वो जमा करा देगा, या तो यह क्या न्यायालय में प्रतिभूति दे देता है कि मैं जमा करवा दूंगा। तो न्यायालय क्या करता है, न्यायालय को जैसा उचित लगे वो 15 दिन का समय देगा कि इतने दिनों में आप जमा करा दो, ठीक है। तो वहां पर न्यायालय बेदखली के लिए डिग्री नहीं लाएगा। मान लो उसने 15 दिन का न्यायालय ने टाइम दिया, 15 दिन में आप जमा करा दो, वो जमा करा देता है, या तो पहले लाके जमा करा देता है, वाद संस्थित होने के बाद में पहले ला देता है, या न्यायालय टाइम देता है तो उस 15 दिनों में वो जमा करा देता है, भाटक प्लस ब्याज प्लस जो खर्चे लगे। तो जैसे ही जमा कराता है पैसे न्यायालय में, न्यायालय फिर संप्रहण की डिग्री जारी नहीं करेगा, बेदखली वाली डिग्री जारी नहीं करेगा। न्यायालय ये जारी करेगा कि जो संप्रहण हुआ था उस आदेश को या उस डिग्री को वापस करेगा कि मानो संप्रहण हुआ ही नहीं था। ठीक है, सेक्शन 114 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हेडिंग पढ़नी है कि कुछ अन्य दशाओं में संप्रहण से भी मुक्ति दी जा सकती है, कि कुछ ऐसे, वैसे तो क्या सेक्शन 114 में बता दिया कि किराया नहीं दे रहा तो संप्रहण हुआ, अगर उसने पैसे जमा करवा दिए तो संप्रहण से क्या हो गई, मुक्ति हो गई, माना जाएगा संप्रहण हुआ ही नहीं। अब कोई अन्य दशाएं भी है क्या जिसमें संप्रहण से मुक्ति या अभित्यजन माना जा सकता है, तो हाँ, कब किया जा सकता, अन्य दशाओं के आधार पर बेदखली का वाद लाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, पट्टेदार को ये न्यायालय में पट्टाकर्ता को न्यायालय में ये साबित करना होगा कि पट्टेदार ने
स्पेशल या कोई विशिष्ट जो शर्त थी इसका पालन नहीं किया, तो फिर न्यायालय कहेगा बेदखली का अगर वाद लेके आता है, पट्टाकर्ता पट्टेदार के विरुद्ध बेदखली का कोई वाद लेके आता है, तो न्यायालय क्या है, उस प्रॉपर्टी में तब तक पुनः प्रवेश करने का अधिकार नहीं देगा। यानी पट्टाकर्ता को पुनः प्रवेश करने का अधिकार कब तक नहीं देगा, जब तक न्यायालय पहले कहेगा कि हाँ उसने पट्टेदार ने कोई शर्त भंग की है तो आप इसकी सूचना दो। पहले क्या आप पट्टाकर्ता को कहेगा कि पट्टेदार को सूचना दो कि उसने वो स्पेशल शर्त जो आपने रखी थी उसका भंग किया है। फिर कहेगा कि अगर इसका उपचार है, अगर इसने कोई शर्त का जो भंग किया है, अगर इसका उपचार है तो उपचार करे। यानी वो कहेगा पट्टेदार से अपेक्षा करने वाली सूचना भेजी जाएगी लिखित में कि आप इस शर्त का भंग कर रहे हो, इसकी पूर्ति करो, शर्त का पालन करो। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ रहा है कि अगर वो शर्त का जिसका भंग हुआ है वो उपचार योग्य है, तो वो कहेगा पट्टाकर्ता पट्टेदार को कि भाई आप इस शर्त का पालन करो। दो में कह दिया पालन करो, अगर पालन नहीं करते हो तो इसकी लिखित में सूचना भेजी जाएगी और कहा जाएगा इसकी क्षतिपूर्ति करो। आपने ये भंग कर दिया, इसकी क्षतिपूर्ति करो। और उसको सूचना भेजी लिखित में और सूचना की तामील हो गई, और तामील होने के बाद भी वो शर्त का पालन नहीं करता है, जानबूझ के क्या है असफल रहता है। ठीक है। तो वहां पर क्या है, संप्रहरण के अधिकार का अभितेजन हो जाएगा। ठीक है। वो जानबूझ के वहां पर पालन नहीं करता है। ये 2-3 चीजें उनको साबित करवानी होगी पट्टाकर्ता कि भाई मैंने उसको लिखित में निर्देश दे दिया कि आप इस शर्त का पालन कर रहे हो। फिर वो कहेगा कि मैंने इसकी लिखित में नोटिस सूचना सम्मन तामील करवाया है कि इसका उपचार है, आप भंग मत करो और इस उपचार की पूर्ति करो। और अगर भंग या उपचार की पूर्ति वो न्यायालय में सम्मन तामील होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर, नहीं सॉरी 15 दिन नहीं है यहाँ पर, कि वो सूचना की तामील हो गई फिर भी वो उसका पालन नहीं करता है, तो फिर वो क्या है, संप्रहरण का अधिकार किया जा सकता है। इन 2-3 कंडीशन में वो संप्रहरण के अधिकार का अभितेजन माना जाएगा। यानी अन्य दशाओं में ये पालन नहीं होती है, ये सारी चीजें शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो फिर संप्रहरण का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक आ रहा है कि इस धारा की कोई बात, यानी कब संप्रहरण से मुक्ति नहीं दी जाएगी। अगर पट्टेदार ने पट्टे की भूमि को क्या है, अब पट्टे की जो संपत्ति थी उसका समनुदेशन कर दिया, या उप पट्टे पे दे दी, या कब्जा विलंघन कर दिया, या वह के विरुद्ध यानी उस प्रॉपर्टी पे कोई अन्य ट्रांसफर कर दिया, तो वहां पर ये क्या है, पट्टे का क्या है, उसने पट्टेदार ने अपने अधिकारों का ट्रांसफर कर दिया, समनुदेशन कर दिया, तो वहां पर ये लागू नहीं होगी। ठीक है। तो ये इसके अपवाद है कि कब संप्रहरण से मुक्ति नहीं होगी, किस किस को संप्रहरण से मुक्ति नहीं होगी। तो ये 4-5 नाम याद करने हैं। समनुदेशी को नहीं होगी। सेकंड आ रहा है उप पट्टेदार को नहीं होगी। कब्जेदार जो कब्जे का विलंघन हुआ है उसको प्राप्त नहीं होगा। ये 4-5 ये जो नाम है ये अपवाद है, यहाँ पर संप्रहरण से मुक्ति नहीं होगी, यानी उनको संप्रहरण किया ही जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है अभ्यर्पण व संप्रहरण का उपपट्टों पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ए और बी के बीच में क्या है, कांटेक्ट हुआ था, पट्टे की संविदा का कांटेक्ट हुआ, बी पट्टेदार है और ए पट्टा करता है। बी ने पट्टा ले लिया, बी ने पट्टा लेने के बाद में क्या है, अपने अधिकारों का क्या अंतरण कर दिया, या क्या है उसने अंतरण कर दिया या उपपट्टे पे दे दी। ठीक है। यानी उसके अधिकारों का आगे
आगे ट्रांसफर हो गए। अब बी के पास जो अधिकार थे वो सारे के सारे सी या डी जिसको भी ट्रांसफर हुआ है, जिसको उपपट्टे पे दी है या जिसको समनुदेशन किया है, उसको बी के सारे अधिकार सी और डी को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन उसके साथ साथ में जो दायित्व या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अंतरिति में ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब ट्रांसफर हो गई। अब ट्रांसफर हो गई, मान लो बी ने अपने सारे अधिकार या उपपट्टे पे दे दिया। अब बी क्या, उसको प्रॉपर्टी को तो आगे ट्रांसफर कर चुका है, उपपट्टे पे दे चुका। अब बी कहता है कि मैंने जो पट्टे पे ली हुई, मेरे और ए और बी के बीच में जो कांटेक्ट हुआ पट्टे की संविदा का, मैं उसका अभ्यर्पण करता हूँ, चाहे वो एक्सप्रेस करे चाहे वो इम्प्लाइड सरेंडर करे। तो बी के सरेंडर करने से उपपट्टेदारों पर या समनुदेशी जो भी है उनके अधिकारों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके अधिकारों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी मूल जो पट्टेदार था अगर वो सरेंडर कर दे, चाहे अभिव्यक्त रूप से करे चाहे विवक्षित रूप से करे, तो उसके सरेंडर का प्रभाव उपपट्टेदारों पर नहीं पड़ेगा। यानी जिससे उस अन्य व्यक्ति को हित ट्रांसफर हुए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु इसमें आ गया कि अभ्यर्पण नया पट्टा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से नहीं हुआ है। वैसे तो क्या आगे अगर सरेंडर हो रहा है और वो किसी भी कारण से हो रहा है तो वहां पर जो उपपट्टेदार हैं, जो सब लीज हैं, यानी जिनको उपपट्टेदार हैं, तो उनके अधिकारों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसका एक अपवाद बता दिया कि जहां पट्टे का जो अभ्यर्पण सरेंडर किया जा रहा है वो नया पट्टा प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, यानी उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किया जा रहा है, तो वहां पर उपपट्टेदार द्वारा जो भी देय भाटक है या जो भी आबद्ध करने वाली संविदाएं हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो पट्टाकर्ता के प्रति देय और प्रवर्तनीय हो जाएंगे। पट्टेदार ने तो क्या है, नया पट्टा वो प्राप्त नहीं करना चाहता, यानी तो उसने क्या है, सरेंडर कर दिया। अब उसने सरेंडर कर दिया तो उपपट्टेदार जो है वो पट्टाकर्ता के प्रति लायबल हो जाएगा, पट्टाकर्ता के प्रति लायबल हो जाएगा। मूल पट्टेदार तो हट गया, वो तो सरेंडर करके चला गया ना, तो अब उपपट्टेदार किसके प्रति होगा, पट्टाकर्ता के प्रति दायी हो जाता है, सरेंडर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कह दिया कि अगर पट्टे की जो संप्रहण है वहां उपपट्टे भी, अगर कोई पट्टे का संप्रहण किया जा रहा है, उसको फॉरफीचर किया जा रहा है पट्टे को, ठीक है, फॉरफीचर वो 3 जो आधार है उनमें से किया जा रहा है। अगर कोई पट्टेदार का पट्टा इस कारण संप्रहण किया जा रहा है कि उसने क्या है, पट्टाकर्ता और उप पट्टेदारों को कपट वंचित करना चाहता है वो, तो वहां पर क्या है, वहां पर उसका पट्टा क्या है, फॉरफीचर तो होगा ही होगा। इसके साथ में जो उपपट्टेदार हैं, अगर उनसे वो धोखा या कपट करना चाह रहा था मूल पट्टेदार, तो वहां उपपट्टेदारों की भी संविदा क्या है, समाप्त हो जाएगी, परिवर्तित मानी जाएगी। सेक्शन 116 होल्डिंग ओवर का सिद्धांत बोलते हैं इसको। होल्डिंग ओवर क्या है कि अब पट्टेदार और उपपट्टेदार को कब्जा अनुदत कर दिया, कोई कब्जा पट्टेदार या उपपट्टेदार को दिया हुआ है, निश्चित टाइम पीरियड के लिए था, यानी शाश्वत काल के लिए नहीं था, निश्चित टाइम पीरियड के लिए दिया हुआ था, पट्टे पे या उपपट्टे पे दिया हुआ, और वो टाइम पीरियड क्या है, खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद भी वो क्या है, अपना कब्जा, पट्टेदार या उपपट्टेदार अपना कब्जा बनाए हुए रखते हैं, और पट्टाकर्ता उनसे किराया भाटक वसूल करता रहता है या अन्य कोई कार्य ऐसा करता है जिससे ये माना जाता है कि वो पट्टे की संविदा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं।
तो वहां पर पट्टा की जो संपत्ति है या जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिन्यू होती जाएगी वर्षानुवर्षी या मासानुमासी रिन्यू होती जाएगी। पट्टे की संविदा का क्या नवीनीकरण हो जाएगा। जैसे मान लो 5 साल के लिए ए और बी के बीच में पट्टे की संविदा हुई। बी ने कहा मैं 5 साल के लिए ये प्रॉपर्टी अपने पास पट्टे पे रख लेता हूँ, मतलब पट्टे पे दे दी जाती है बी को। 5 साल के बाद भी बी क्या करता है, उसका कब्जा खाली नहीं करता, कब्जा बनाए रखता है। और ए को पता है कि 5 साल की टाइम पीरियड था और बी खाली नहीं कर रहा है, पट्टे की संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, फिर भी ए क्या करता रहता है, किराया उससे लेता रहता है। हर महीने या हर साल जितना किराया वो देता है उतना लेता रहता है। तो वहां पर यह माना जाएगा कि पट्टे की संविदा का क्या क्या नवीनीकरण हो गया, या तो वर्षानुवर्षीय है तो वर्षानुवर्षीय नवीनीकरण हो गया, या मासानुमासी नवीनीकरण हो जाता है। होल्डिंग ओवर का सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आ रहा है सेक्शन 117, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेज लेक्चरशिप में पिछली बार, कि ये जो चैप्टर अध्याय 5 पट्टों वाला, इसमें कौन सा ऐसा पट्टे हैं जिसपे इस अध्याय के प्रोविजन लागू नहीं होते। तो सेक्शन 117 में पूछा गया कि कृषि परियोजनाओं वालों पट्टे, जहां कृषि परियोजना से संबंधित जो भी पट्टे हैं उन पे अध्याय 5 यानी पट्टों से संबंधित जो प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं वो लागू नहीं होते। लेकिन राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी कर सकती है कि कौन से प्रावधान या कौन सी स्थानीय विधि है जिसके उपबंध कृषि से संबंधित जो पट्टे हैं उन पर लागू होंगे। फिर कह रहा है कि अगर राज्य सरकार ने राजपत्र में कोई अधिसूचना जारी कर दी तो वो लागू कब से मानी जाएगी, वो जारी होने की तारीख से 6 महीने के बाद में वो अधिसूचना जो राजपत्र में निकाली गई वो 6 महीने के बाद में, यानी 6 महीने आज निकाली गई और आज से 6 महीने बीत जाने के बाद में वो क्या है, जो अधिसूचना लागू होगी या अप्लाई होगी, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 118, विनिमय की डेफिनेशन दी हुई है कि जब कोई दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व दूसरी चीज के स्वामित्व के बदले में परस्पर अंतरित करते हैं, यानी मैं भी आपको पेन दे रही हूं, आप इसके बदले मुझे पेंसिल दे रहे हो, एक चीज का स्वामित्व दूसरी चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर बदलते हैं, जिनमें दोनों चीजों में कोई चीज धन नहीं होनी चाहिए। यानी मैं आपको पेन दे रही हूं तो आप पेंसिल दे दो, रबड़ दे दो, धन नहीं। धन देते ही क्या हो जाता है, विक्रय की संहिता हो जाती है, विक्रय की संहिता। तो दोनों ही चीजों का अंतरण किया जा रहा है, उनमें धन नहीं होना, एक धन नहीं, केवल एक धन नहीं होना चाहिए। और जहां पर दोनों ही चीजें धन भी हो सकती है, यानी जो पैसों का एक्सचेंज होता है, पैसे एक दूसरे विदेशी मुद्रा का जो एक्सचेंज होता है, वहां पर एक चीज नहीं है दूसरी, वहां दोनों ही चीजें के जो एक्सचेंज होने वाली दोनों ही धन हो सकते हैं। एक चीज हो और एक धन हो ऐसा नहीं हो सकता, वो विक्रय की संविदा बन जाती। फिर आ रहा है इसमें कि विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण किस प्रकार किया जाएगा। जैसे विक्रय की संविदा में संपत्ति का अंतरण किया जाता है, वैसे ही विनिमय के संविदा में भी संपत्ति का अंतरण वैसे किया। मतलब मैं कह रही हूँ, ये मेरा अपना फोन है, क्या आप अपने फोन के साथ में फोन एक्सचेंज करोगे? तो क्या कैसे दी जाती है विक्रय की संविदा में, कब्जे का परिधान करके विक्रय किया जाता है। वैसे ही जो विनिमय है, एक्सचेंज है, वो कब्जे के परिधान द्वारा किया जा सकता है। फिर आ रहा है कि विनिमय में प्राप्त चीज से मतलब इसका कुछ नहीं है, 119 नहीं पढ़ना, इतना छोड़ दो। 120 की भी अधिकार है कि पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। तो जो सेक्शन 55 में अपन ने पढ़े विक्रय की संविदा में कि विक्रय पूर्ण
पूरा होने से पहले क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य, विक्रय पूरा होने के बाद विक्रेता के क्या अधिकार और ड्यूटी होंगी, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो अपने को 19 और 20 इतना पढ़ने की इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 121 आ जाता है। सेक्शन 121 कह रहा है कि जहां धन धन के रूप में विनिमय हो रहा है, दोनों ही क्या है, धन का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो पक्षकार अपने द्वारा धन दिया जा रहा है, जो पक्षकार मान लो इंडिया की करेंसी दे रहा है, तो वो ये वारंटी देगा, यानी वो ये वारंटी देगा कि मेरे द्वारा जो धन दिया जा रहा है, जो करेंसी दी जा रही है, वो असली है। जो इंडिया में पैसे चलेंगे वही तो यूके में या जहां से भी वो चेंज कराना चाहे, तो वो ये गारंटी देगा कि नहीं, हमारे देश की ये पैसे हैं, ये करेंसी है, ये असली है, मैं इसकी वारंटी देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 122, दान। दान की डेफिनेशन देख, चाहे हिंदू विधि में देख लो, चाहे मुस्लिम में देख लो, यही डेफिनेशन है कि कोई दान क्या, वर्तमान में जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है, जो एक पक्षकार द्वारा दिया जाता है, जो क्या कहलाता है, दाता कहलाता है। दूसरे पक्षकार को दिया जाता है, यानी जो स्वीकार करता है, वो क्या कहलाता है, वो अदाता कहलाता है। दान हमेशा ही स्वेच्छाएं किया जाना चाहिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिफल के किया हुआ होना चाहिए। दान स्वेच्छाएं होना चाहिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिफल के होना चाहिए। और जैसे ही दाता करता है तो अदाता या अदाता की ओर से, यानी जो लेने वाला है या वो, या तो लेने वाला या लेने वाले की ओर से, अदाता की ओर से उसे स्वीकार भी किया गया होना चाहिए। टुकड़ों में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी डेफिनेशन। ठीक है। फिर आ रहा है कि अब अदाता जो होता है, पर उसके द्वारा कब तक स्वीकार किया जा सकता है। तो अदाता को, यानी उसकी ये कह देता है कि बी को कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको देता हूँ, चाहे आप गहना देता हूँ, कुछ भी, तो बी जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक दान पूर्ण नहीं हो, तब दान की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो संविदा पूरी नहीं होती। इसलिए प्रतिग्रहण करना भी आवश्यक है अदाता के द्वारा, यानी अदाता कब तक उस दान को स्वीकार कब तक कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट कि दाता के जीवन काल तक, अदाता कब तक स्वीकृति दे सकता है, फर्स्ट दाता के जीवन काल तक, या दाता के जब तक वो दान देने के लिए समर्थ है तब तक, उस मतलब वो दान देने के अयोग्य नहीं हुआ है, उससे पहले पहले अदाता को उसकी स्वीकृति देनी होती है। और अगर अदाता ए तो कह रहा है कि फोन ले लो, बी क्या स्वीकार कर ही नहीं रहा, अदाता स्वीकार नहीं कर रहा, और स्वीकार करने से पहले क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो दान की संविदा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्योंकि जब तक दान की संविदा में अदाता के द्वारा कबूल या उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तब तक क्या वो नहीं होता, वो पूरी जो कॉन्ट्रैक्ट है, दान की जो संविदा है, वो पूर्ण नहीं होती। अब आता है कि कैसे किया जाएगा प्रॉपर्टी, या जो दान में प्रॉपर्टी का अंतरण है वो कैसे किया जाएगा। तो स्थावर संपत्ति का कोई भी दान हो, वहां दाता के द्वारा या दाता की ओर से उसको क्या है, सिग्नेचर किए हुए होंगे। दाता या दाता की ओर से कोई भी पक्षकार है, उसके द्वारा क्या, सिग्नेचर हस्ताक्षरित होगा, और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा वो अनुप्रमाणित होगा, और रजिस्टर्ड लिखित द्वारा स्थावर संपत्ति का दान किया जा सकता है। तो कोई पूछ ले कि स्थावर संपत्ति का दान कैसे किया जाएगा, तो अपने को बताना है कि दाता द्वारा या दाता की ओर से वो क्या है, हस्ताक्षरित होनी चाहिए, लिखित, और फिर उसमें कम से कम 2 साक्ष्य अनुप्रमाणित साक्ष्यों द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए, और रजिस्ट्रीकृत भी होनी चाहिए।
अब आता है चल संपत्ति। ये तो क्या है, स्थावर संपत्ति, चल संपत्ति से संबंधित। अब आता है कि जंगम या चल संपत्ति का दान कैसे किया जाएगा। तो रजिस्ट्री का लिखत द्वारा भी किया जा सकता है या संपत्ति के कब्जे के परिधान द्वारा भी किया जा सकता है। संपत्ति के कब्जे के परिधान द्वारा किया जा सकता है। फिर आ रहा है कि कब्जे का परिधान कैसे होगा। जैसे विक्रय की संविदा में कब्जे का परिधान होता है, वैसे ही दान की संविदा में भी विक्रय की संविदा के सामान या जो विक्रय की संविदा होती है उसमें जैसे सामान दिया जाता है, कब्जा कराया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है 124। सेक्शन 124 ये कह रहा है कि जिस दान में कुछ चीज तो क्या वर्तमान है और कुछ भावी है। मान लो वो कहता है कि ये 2-3 प्रॉपर्टियां है, ये तो क्या वर्तमान में है, मेरे पास पड़ी है, और कह दे कि अगले साल या कोई भी फसल आएगी, भावी संपत्ति का अंतरण कर देता है। एक तो वर्तमान है, मेरे पास फोन है, एक कह देती हूँ मैं कल आऊंगी वो फोन आपको दूंगी। ठीक है, दो चीजें, एक तो आज वाला फोन दे रही हूँ, एक कह देती हूँ कि मैं कल फोन लेके आऊंगी, वो आपको मैं दान दे दूंगी। तो ऐसी जो दान की संविदा है उसमें भावी जो संपत्ति है जिसका दान किए जाने की कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो शून्य हो जाएगी, और वर्तमान में देने की जो संपत्ति देने की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैध मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 125। जहां पर कोई व्यक्ति क्या है, एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को 5 से 7 व्यक्तियों को क्या करता है, अंतरित कर देता है। दाता 5 से 7 व्यक्तियों को बना देता है, और उन 5 व्यक्तियों में से जिनको अदाता जॉइंट एक संयुक्त प्रॉपर्टी का अदाता बनाया गया, उन 5 व्यक्तियों में से अगर कोई 1 या 2 व्यक्ति उसमें सहमति नहीं देते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो जितना उनका हक था उतने तक कॉन्ट्रैक्ट दान की जो संविदा है वो शून्य हो जाएगी, और बाकी की जो संविदा है वो कंटिन्यू उनके पर, बाकी जिन्होंने सहमति दी थी उनके प्रति कंटिन्यू बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 126 कि दान को कैंसिल कैसे किया जा सकता है, सरेंडर या रिवोक्ड कब, कैसे प्रतिग्रहित या निलंबित कब किया जा सकता है। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो जैसे संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, जिस तरह संविदा या कॉन्ट्रैक्ट को भंग किया जा सकता है, विखंडित किया जा सकता है, वैसे ही दान की संविदा को भी विखंडित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि वो जो दान की कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लिखा जाता है, दान विलेख लिखा जाता है, उसमें ये लिख लेते हैं, करार कर लेते हैं दाता और अदाता दोनों ही, कि अगर कोई घटना के घटित होने पे क्या है, पट्टे की संविदा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सॉरी, दान की, अगर दोनों पक्षकार ये तय कर लेते हैं कि कोई निश्चित घटना के घटित होगी तो क्या हो जाएगी, दान की संविदा कैंसिल हो जाएगी। तो ये कर सकते हैं, लेकिन वो घटना घटित होना दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है कि पक्षकार करार कर लेते हैं कि ये काम होगा तो खत्म कर देंगे दान की संविदा। अगर आपने कल शादी कर ली तो दान की संविदा खत्म हो जाएगी। तो इसमें दाता की इच्छा है, वो तो दाता की इच्छा है, इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कोई भी बात। अगर दाता की इच्छा पर निर्भर हो जाए कि दान की संविदा को कब खत्म करना है तो ऐसी संविदा शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 127 दुर्भर दान। ये कह रहा है कि ए के पास में 5-6 प्रॉपर्टियां हैं, कुछ में अधिकार है, 2 प्रॉपर्टी में अधिकार, 2 में दायित्व, फिर 1 में अधिकार, फिर 1 में दायित्व, ऐसे है। मान लो ए के पास कई प्रॉपर्टियां हैं और वो उन सभी प्रॉपर्टियों का संयुक्त रूप से क्या देता है, मेरे पास जितनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम दान करता हूं। ठीक है, या
जहां पर उसने एकल अंतरण किया है कि कई प्रॉपर्टियां हैं और वो एकल अंतरण कर देता है, सारे को मिला के कह देता है अदाता को मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम अंतरित करना चाहता हूँ, तो अदाता को उसको स्वीकृति देनी होगी। अदाता ऐसा नहीं कह सकता कि जिन प्रॉपर्टियों से मुझे अधिकार आ रहा है वो तो मैं अपने पास रख लूं, और जिनमें ड्यूटी आ रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वो मैं नहीं रखूंगा। तो दाता ऐसा नहीं कर सकता, सॉरी, अदाता ऐसा नहीं कर सकता, अदाता ऐसा नहीं कर सकता। जहां पे उसे अधिकार मिलेंगे वहां उसे कर्तव्य भी मिलेंगे। यानी ऐसे नहीं कि एक हाथ से अधिकार ले लो दूसरे से कर्तव्य वापस छोड़ दो, ऐसा नहीं। अधिकार आएगा दुर्भर दान, मतलब ऐसा कोई दान जिसमें जिम्मेदारी भी आ रही है, अधिकार तो आ रहे हैं, साथ साथ में जिम्मेदारी भी आएगी, तो उसे स्वीकार करना होगा। एकल अंतरण कह रही हूं मैं कि कई प्रॉपर्टियां थी जिनमें कुछ में अधिकार थे, कुछ में ड्यूटीज थी, कर्तव्य थे, और वो सारी प्रॉपर्टियों का मिला के एकल अंतरण कर देता है अदाता के नाम। तो अदाता को पूरा अंतरण पूरा जो हो रहा है एकल अंतरण, उसको या तो स्वीकार करना होगा या उसको अस्वीकार करना होगा। परंतु अगर दाता कई प्रॉपर्टियां हैं जिसमें कुछ में अधिकार है, कुछ में ड्यूटीज है, उनका अलग अंतरण करता है, एकल अंतरण नहीं कर रहा, अलग अंतरण करता है, तो वहां अदाता के पास ये चॉइस आ जाती है कि सबका अलग अंतरण हुआ है, मुझे तो इस प्रॉपर्टी का आज हुआ, उसका कल हुआ, उसका कल हुआ, ऐसे करके अलग अंतरण करता है अदाता। तो दाता करता है, तो अदाता को ये अधिकार हो जाता है फिर कि वो अधिकार वाली प्रॉपर्टी को तो अपने पास रख लेगा और जिसमें जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो उनको छोड़ देगा, वो उस अंतरण को वो स्वीकार नहीं करेगा। फिर आ रहा है इसमें कि अगर निर्हित व्यक्तियों को दुर्भर दान, कोई व्यक्ति ऐसा है जो संविदा करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है और उसको ऐसा दुर्भर दान दे दिया जाता, मान लो कोई अवयस्क है, माइनर है, वैसे तो क्या है वो कांटेक्ट नहीं करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी उसके नाम दुर्भर दान दे दी जाती है और उसमें क्या है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती है, तो वहां पर उस जो संविदा करने के लिए निर्हित है, असक्षम है, उस पे ऐसी जो संविदा है वो उसको आबद्ध नहीं करेगी, उसको बाउंड नहीं करेगी कि वो इन जिम्मेदारियों का पालन करे। लेकिन जैसे ही वो असक्षम व्यक्ति या जो संविदा करने के लिए निर्हित था वो सक्षम हो जाता है या क्या योग्य हो जाता है, मान लो वो मेजर हो गया, पहले माइनर था तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी थी वो उसको बाध्य नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही वो मेजर होगा और मेजर होने के बाद में उसको पता चलता है कि इसमें तो क्या है, बाध्यता भी है, अधिकार भी है, फिर वो मेजर हो गया, फिर वो अधिकार लेता है और बाध्यता कह देता है मैं तो नहीं लूंगा, तो उसको वो उन जिम्मेदारियों या उन बाध्यताओं या उन दायित्वों का पालन करने के लिए बाउंड हो जाएगा। फिर जैसे ही मेजर हुआ, अधिकार ले लिए, तो ड्यूटी भी ले, ठीक है। फिर आता है इसी सेक्शन 127 को विस्तारित करता है सेक्शन 128, सर्वस्व दाता, यानी दाता अपनी सारी संपत्ति दान दे देता है, सारी की सारी संपत्ति दान दे देता है, जिसमें कुछ अधिकार जाते हैं तो ड्यूटी या कर्तव्य भी जाते हैं, दाता को वो स्वीकार करने होते हैं। सेक्शन 129 कि ये जो अध्याय, इस अध्याय यानी चैप्टर 6 की जो दान वाला जो चैप्टर है उस पे कौन कौन से प्रावधानों पे ये दान वाला चैप्टर लागू नहीं होता, सॉरी 7वां चैप्टर है दान वाला, ठीक है। 7वां चैप्टर कौन कौन से पे लागू नहीं होता। फर्स्ट कि जहां जंगम संपत्ति, चल संपत्ति है और उसका अंतरण किया जा रहा है, कौन सी कंडीशन में, जब उससे आशंका हो, यानी दाता को आशंका हो कि मेरी मृत्यु निकट है, यानी जंगम संपत्ति का अगर मृत्युशया पर, मृत्यु के आसन है यानी निकट है, मृत्युशया के टाइम वो जंगम संपत्ति को ट्रांसफर करता है, अंतरित करता है, तो उस पे अध्याय जंगम संपत्ति का दान करता है, तो वहां पर
ये अध्याय 7 वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे। और दूसरा अपवाद है मोमडन विधि के तहत, मुस्लिम विधि के तहत अगर कोई दान किया जाता है तो उस पर टीपी के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अध्याय 7 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो ये यहाँ तक था दान से संबंधित। सेक्शन 130 में आता है कि अनुयोज्य दावा का अंतरण कैसे किया जाता है। तो इसको इतना ही पढ़ना है अपने को कि अनुयोज्य दावा चाहे प्रतिफल सहित या प्रतिफल रहित जिसके अधिकार में है, मान लो एक ए है और उसका अधिकार है अनुयोज्य दावा वसूल करने का, तो वो क्या करता है, या तो प्रतिफल सहित या प्रतिफल के बिना भी, या तो पैसे लेके या बिना पैसे ही, उसको क्या है रिटर्न में करेगा कि मैं मेरा ये अनुयोजित दावा है, मैं या तो इस पैसे लेके प्रतिफल सहित या रहित इसको ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफर करने को वो लिखित में लिखेगा कि मैं इसको अपना अनुयोजित दावे का जो अधिकार है मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, और उसके या तो वो साइन करेगा या उसके अभिकर्ता के द्वारा वो साइन किए जाएंगे। ठीक है, फिर वो सारे के सारे अधिकार जो अंतरक में थे, यानी अनुयोजित दावे से संबंधित जो भी अधिकार अंतरक में थे वो अंतरित में निहित हो जाते हैं। तो ये अनुयोजित दावा था, यहाँ तक था। अब बताओ इसमें अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो। कंप्लीट हो गया कि मैडम इतना ही कराओगे ना? हाँ। एक मैं ये पूछ रही थी मैडम, 100 जैसे 17 है